अमेरिका ने मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार किया? दरअसल, इससे पहले कि निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया, कुछ महीनों तक वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समस्या और भी गंभीर हो गई थी। ये समझने के लिए कि आखिरकार सब कुछ सैन्य कार्रवाई तक कैसे पहुंचा, हमें 2025 की घटनाओं पर वापस जाना होगा। दोनों देशों के रिश्तों में काफी समय से समस्या चल रही थी। मादुरो 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन जुलाई 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। वेनेजुएला के चुनाव आयोग ने मादुरो को विजेता घोषित किया, लेकिन हर वोटिंग सेंटर से पूरा नतीजा जारी नहीं किया गया। विपक्ष ने कहा कि उनके उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज ही असली विजेता हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और देशों ने भी आधिकारिक नतीजों पर सवाल उठाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मादुरो को चुनाव में वैध विजेता के रूप में मान्यता नहीं दी। 2025 आते-आते अब वॉशिंगटन के लिए मादुरो से जुड़ी समस्या सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी सरकार लंबे समय से उन पर ड्रग तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाती रही है। मादुरो ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अमेरिका सिर्फ उन्हें पद से हटाना चाहता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अक्सर जिस समूह का जिक्र किया जाता है, वो है ट्रेन दे अरागुआ, जो वेनेजुएला का एक आपराधिक गिरोह है और अब दूसरे देशों में भी फैल चुका है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस गैंग का मादुरो सरकार से संबंध है, लेकिन एक अमेरिकी खुफिया आकलन में कहा गया कि यह कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि मादुरो सरकार सीधे तौर पर ट्रेन दे अरागुआ की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। 2 सितंबर 2025 को अचानक स्थिति और गंभीर हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला से आई एक नाव पर हमला किया। ट्रंप प्रशासन के अनुसार उस नाव में अवैध ड्रग्स थे और उसका संबंध ट्रेन दे अरागुआ से था। 11 लोग मारे गए। ये अमेरिका द्वारा दक्षिणी कैरिबियन में और अधिक युद्धपोत भेजने के बाद हुआ पहला ज्ञात हमला था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक नाव तक सीमित नहीं रहा। आने वाले महीनों में अमेरिकी सेना ने कैरिबियन और प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी के संदेह में इस्तेमाल की जा रही नावों पर बार-बार हमला किया। दिसंबर के अंत तक 30 से अधिक हमले किए जा चुके थे और कम से कम 110 लोग मारे जा चुके थे। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इन हमलों की जरूरत थी ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध ड्रग्स के प्रवेश को रोका जा सके, लेकिन ऑपरेशन का तरीका विवादास्पद रहा। नावों में क्या था और उन पर सवार लोगों की पहचान के बारे में पूरा सबूत हमेशा सार्वजनिक नहीं किया गया। कई कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने भी सवाल उठाया है कि क्या समुद्र में संदिग्ध ड्रग तस्करों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करना कानूनी है। जैसे जैसे हमलों की संख्या बढ़ती गई, अमेरिकियों की संख्या भी बढ़ती गई और कैरेबियन में युद्धपोतों और सैन्य विमानों की मौजूदगी भी बढ़ती गई। मादुरो के लिए यह स्पष्ट है कि जो कुछ हो रहा है वह अब सिर्फ एक साधारण मादक पदार्थ विरोधी अभियान नहीं है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन केवल ड्रग तस्करी को बहाना बनाकर वेनेजुएला को डराने और उन्हें पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में वह बार-बार कहते हैं कि वेनेजुएला युद्ध नहीं चाहता। 21 नवंबर को उन्होंने कराकास में एक छात्र कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने शांति के बारे में बात की और भीड़ के सामने नाचे। लेकिन उसी दिन मदुरो की सार्वजनिक उपस्थिति के पीछे कुछ और गंभीर हो रहा था। ट्रंप और मदुरो ने फोन पर बात की। रॉयटर्स के अनुसार मदुरो ने वेनेजुएला से बाहर निकलने का रास्ता मांगा, अपने परिवार के साथ, कुछ शर्तों के बदले, जिसमें कानूनी सुरक्षा और कुछ प्रतिबंधों को हटाना शामिल था। ट्रंप ने ज्यादातर मांगों को स्वीकार नहीं किया। बताया जाता है कि मदुरो को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका का दबाव और बढ़ गया। दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े कुछ तेल टैंकरों को रोकना और जब्त करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने उन प्रतिबंधित तेल टैंकरों के खिलाफ भी नाकाबंदी का आदेश दिया जो वेनेजुएला में आ या जा रहे थे। मदुरो की सरकार ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अवैध और समुद्री डकैती जैसा बताया। तेल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वेनेजुएला की मुख्य कमाई इसी से होती है। इसके अलावा इसके पास कई समझौते भी हैं। इसलिए जब ट्रंप प्रशासन कहता है कि ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा दबाव डालने के मुख्य कारण हैं, मादुरो बार-बार कहते हैं कि अमेरिका की असली मंशा वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण पाना है। तनाव के बीच मादुरो लगातार सार्वजनिक रूप से ऐसे दिखते हैं जैसे वह पूरी तरह शांत हैं। दिसंबर में उन्हें इवेंट्स में गाते और नाचते हुए देखा गया, जबकि वह कहते रहे कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जब वह ये सब कर रहे थे, सैन्य दबाव उनकी सरकार के और करीब आता जा रहा था। 2025 के आखिरी दिन के आते ही
मादुरो अब भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समझौता संभव है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ड्रग तस्करी के खिलाफ सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि देश तेल उद्योग में अमेरिकी निवेश के लिए भी खुला है, जैसे कि शेवरॉन पहले से कर रही है। लेकिन उस समय तक यह सिर्फ प्रतिबंधों की बात नहीं रह जाएगी। ड्रग तस्करी वाली नामें और कूटनीतिक धमकियां वेनेजुएला को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अमेरिकी सेना की एक बड़ी ताकत पहले से ही क्षेत्र में तैनात है और अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं जब अमेरिका मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके बावजूद भले ही मादुरो बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 जनवरी 2026 की रात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन शुरू करने का अंतिम आदेश दे दिया। इसके कुछ घंटे बाद ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हुआ, जिसमें निकोलस मादुरो को पकड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका लाने की योजना बनाई गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन की लंबे समय से तैयारी की थी। हमले से कई महीने पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मादुरो की गतिविधियों, उनके अक्सर जाने वाले स्थानों, उनकी सुरक्षा और उन जगहों का अध्ययन किया जहां वे मिल सकते थे। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज ने भी उस जगह के एक नकली संस्करण का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग की, जिसका वे अध्ययन कर रहे थे। उम्मीद थी कि मादुरो को पकड़ा जा सकेगा। इसका उद्देश्य ऑपरेशन को तेज बनाना और उन्हें पकड़ने में असफल होने की संभावना को कम करना था। अमेरिका ने बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन में लगभग 20 बेस से 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे। जब स्पेशल फोर्सेज वाले हेलीकॉप्टर अंदर जा रहे थे, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुछ एयर डिफेंस और मिलिट्री टारगेट्स पर भी हमला किया, ताकि वे ऑपरेशन को रोकने की क्षमता कम कर सकें। 3 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे कराकास और आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकन फोर्सेस का एक मुख्य टारगेट वो जगह थी जहां मादुरो मौजूद थे। हमले के बाद जारी किए गए ऑपरेशन के विवरण के अनुसार मादुरो ने एक सुरक्षित कमरे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी फोर्सेज ने उन्हें पूरी तरह से अंदर जाने से पहले ही पकड़ लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सेसिलिया फ्लोरेस भी पकड़ी गईं। उन्हें जल्दी से बाहर निकाला गया। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से उस जगह से बाहर ले जाया गया। वेनेजुएला से मादुरो और फ्लोरेस को पहले एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। उसके बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया। ट्रंप ने उसी दिन पुष्टि की कि दोनों अब अमेरिका की कस्टडी में हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर थी। सिर्फ एक रात में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश की सेना ने उसकी अपनी ही जमीन पर पकड़ लिया। ट्रंप प्रशासन के लिए यह एक कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान था, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो लंबे समय से अमेरिका में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा था। वहीं वेनेजुएला सरकार और इस ऑपरेशन के आलोचकों के लिए यह वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन था। इस तरह से अमेरिकी सेना के इस्तेमाल की वैधता भी ऑपरेशन के बाद एक बड़ा मुद्दा बन गई। न्यूयॉर्क पहुंचने पर मादुरो और फ्लोरेस को संघीय हिरासत में रखा गया। 5 जनवरी को वे मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश हुए। मादुरो पर नार्को टेररिज्म साजिश और कोकीन आयात साजिश सहित कई आरोप लगे हैं। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। सेलिया फ्लोरेस ने भी खुद को निर्दोष बताया। सुनवाई में मादुरो ने कहा कि वो अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें जबरन संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी गिरफ्तारी कानूनी है और क्या उन्हें पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के रूप में छूट प्राप्त है। अब ये अमेरिकी अदालतों में एक अलग कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। जुलाई 2026 आते ही एक संघीय न्यायाधीश ने उनके मुकदमे की शुरुआत जून 2027 में तय की है। इस बीच वेनेजुएला बिना नेता के रह गया है। वेनेजुएला की प्रणाली के तहत उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालती हैं। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब मादुरो अनुपस्थित हैं, तब डेल्सी रोड्रिगेज अस्थायी रूप से नेतृत्व करें और उन्होंने 5 जनवरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मादुरो की पूरी सरकार भी चली गई। पहले से मौजूद कई सैन्य और राजनीतिक नेता अपनी अपनी पदों पर बने रहे। इसलिए भले ही मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, वेनेजुएला की पूरी व्यवस्था तुरंत नहीं बदली। यही वजह है कि यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा या इससे नया विवाद पैदा होगा। लेकिन मादुरो के पकड़े जाने के बाद एक और बड़ा सवाल तुरंत सामने आया। अमेरिका को इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक कारण था कि मादुरो के खिलाफ लंबे समय से आपराधिक आरोप है। ड्रग तस्करी और कार्टेल से संयुक्त राज्य अमेरिका को खतरा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल का भी बार-बार जिक्र किया। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। इसलिए ये सवाल जल्दी ही बहस का हिस्सा बन गया
कि अमेरिका के फैसले में तेल की कितनी बड़ी भूमिका है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वेनेजुएला के तेल क्षेत्र की दिशा पर नियंत्रण करने पर बहुत जोर दिया। मादुरो के पकड़े जाने से पहले ही ट्रंप की रणनीति का एक और अहम हिस्सा था। 2025 में उनके प्रशासन ने लैटिन अमेरिका के कुछ बड़े आपराधिक समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठन कहना शुरू कर दिया, जिसमें ट्रेन दे अरागुआ और MS-13 शामिल है। इस घोषित दर्जे ने अमेरिकी सरकार को उन लोगों के खिलाफ ज्यादा कानूनी अधिकार दिए जो उन समूहों को मदद या समर्थन देते हैं। लेकिन आतंकवादी दर्जे का मतलब ये नहीं है कि सेना को उनके खिलाफ कहीं भी कार्रवाई करने की इजाजत मिल जाती है। जब अमेरिका ने संदिग्ध ड्रग बोट्स के खिलाफ घातक सैन्य हमले शुरू किए, तब कानूनी और राजनीतिक बहस और भी ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ कुछ ही महीनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ पहले की मुहिम एक बड़े सैन्य अभियान में बदल गई, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर खत्म हुई। फिर भी मादुरो के पकड़े जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अमेरिका के पास ऐसा ऑपरेशन करने के लिए पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं? अमेरिकी संविधान के तहत कांग्रेस के पास युद्ध घोषित करने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इसी वजह से अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि एक राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के सैन्य बल का इस्तेमाल कितनी दूर तक कर सकता है। वेनेजुएला के मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई नया युद्ध की घोषणा या विशेष कानून नहीं आया, जिसने सीधे तौर पर देश के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की अनुमति दी हो। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि मादुरो को पकड़ना एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन है, ताकि उसे अमेरिका लाया जा सके और आपराधिक आरोपों का सामना कराया जा सके। लेकिन चूंकि दूसरे देश के अंदर बड़ी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया गया, कई सांसदों और कानूनी विशेषज्ञों ने उस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए। ऑपरेशन के बाद कुछ सेनेटरों ने ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला में आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश भी की। इससे पता चलता है कि खुद अमेरिका के अंदर भी ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा को लेकर सभी की राय एक जैसी नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने जो कदम ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ उठाए, वो भी अहम है। 20 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ट्रेन दे अरागुआ और कुछ अन्य आपराधिक समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया। जब कोई समूह इस सूची में आ जाता है, तो अमेरिकी सरकार के पास और भी कई विकल्प होते हैं, ताकि वे उनके धन, सदस्यों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब किसी कार्टेल को आतंकवादी संगठन कहा जाता है, तो उसे अपने आप कहीं भी बम से उड़ाया या सैन्य हमला किया जा सकता है। सैन्य बल का इस्तेमाल करना एक अलग मामला है, खासकर जब यह किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करता है। इसी वजह से मादुरो पर लगाए गए आरोपों का तरीका महत्वपूर्ण हो गया। अमेरिकी अभियोजक लंबे समय से मादुरो और कुछ वेनेजुएला अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोकीन को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने में मदद की। मादुरो ने इन आरोपों से इनकार किया है और न्यूयॉर्क लाए जाने के बाद उन्होंने दोषी न होने की दलील दी। उनके परिवार के करीब कुछ लोग भी ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए हैं। मादुरो की पत्नी के 2 भतीजे 2015 में पकड़े गए थे और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में 800 किलोग्राम से अधिक कोकीन लाने की योजना के कारण दोषी ठहराए गए। लेकिन वो मामला ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि मादुरो खुद सीधे तौर पर ट्रेन दे अरागुआ का संचालन कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके और कार्टेल्स के बीच असली संबंध की सीमा अब भी कानूनी और राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। लेकिन ये समझने के लिए कि इतने सारे वेनेजुएलाई लोग मादुरो से लंबे समय से नाराज क्यों हैं, हमें यह देखना होगा कि उनके देश में अमेरिका में बड़ी समस्या आने से पहले क्या हुआ था। एक समय था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था। इसके पास बहुत बड़े तेल भंडार हैं और सरकार की आय का बड़ा हिस्सा तेल बेचने से आता है। 1999 में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति चुनाव में जीते। उन्होंने वादा किया कि वह देश की संपत्ति का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करेंगे। जब 2000 के शुरुआती वर्षों में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं, तो सरकार के पास भी ज्यादा पैसा आ गया। चावेज ने सरकारी आय का बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खाद्य सहायता और आवास के लिए इस्तेमाल किया। जिन वर्षों में तेल की कीमतें ऊंची थीं, उन वर्षों में वेनेजुएला में गरीबी में काफी कमी आई। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी समस्या थी। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी। दूसरी इंडस्ट्रीज में निवेश और विकास की कमी थी। इसलिए जब तक तेल की कीमतें ऊंची थीं, सरकार कई कार्यक्रमों को फंड कर सकती थी। लेकिन जब कीमतें गिरती हैं, तो आमदनी का बड़ा हिस्सा भी जल्दी ही खत्म हो जाता है।
चावेस की मृत्यु 2013 में हो गई। उनके चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। सिर्फ लगभग एक साल बाद ही वर्ल्ड मार्केट में तेल की कीमतें बहुत गिर गईं। ये वेनेजुएला के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था लगभग तेल की कमाई पर निर्भर थी। लेकिन तेल की कीमत ही गिरावट का एकमात्र कारण नहीं थी। भ्रष्टाचार, अत्यधिक सरकारी खर्च, मूल्य नियंत्रण जैसी समस्याएं पहले से ही थीं। दूसरे उद्योग कमजोर थे और सरकारी तेल कंपनी का उत्पादन भी घट रहा था। आने वाले वर्षों में खाने पीने की चीजों और दवाइयों की कमी और भी ज्यादा बढ़ गई। पैसे की कीमत गिर गई और जबरदस्त महंगाई आ गई। लाखों वेनेजुएला के लोग देश छोड़कर चले गए, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मादुरो के खिलाफ राजनीतिक विरोध भी बढ़ गया। इसी के साथ सरकार ने विपक्ष के खिलाफ और सख्ती बरतनी शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने वेनेजुएला की सुरक्षा बलों पर टॉर्चर, मनमानी गिरफ्तारी और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया। चुनावों में विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बार बार सवाल उठाया कि क्या प्रक्रिया निष्पक्ष है। इसलिए अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के आने से बहुत पहले ही मादुरो को वेनेजुएला के अंदर ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इससे अपने आप ये जवाब नहीं मिलता कि ट्रंप प्रशासन ने इतनी बड़ी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया। सबसे स्पष्ट संभावित कारणों में से एक है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। मादुरो के पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने बार बार देश के तेल और वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रवेश के बारे में बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के तेल को कैसे संभालना और बेचना है इसमें। इसी वजह से ट्रंप के आलोचकों ने जल्दी से कह दिया कि मादुरो को पकड़ने का मुख्य कारण वास्तव में तेल ही है। लेकिन स्थिति और भी जटिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। वेनेजुएला के ज्यादातर तेल को निकालना और इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा हेवी क्रूड है। ये तेल का एक प्रकार है जिसे प्रोसेस करना हल्के क्रूड ऑयल की तुलना में ज्यादा मुश्किल और महंगा है। वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री के कई हिस्से भी कई सालों तक खराब और उपेक्षित रहे। इसलिए भले ही भंडार बहुत बड़ा है, फिर भी उत्पादन को दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर, नया उपकरण, मजदूर और कई सालों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि तेल अमेरिका के हितों के लिए बहुत अहम है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि पूरी कार्रवाई का कारण सिर्फ तेल ही है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका के बारे में और भी व्यापक सोच रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि ड्रग तस्करी कम हो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाती है। वह यह भी चाहता है कि उन देशों से बड़ी मात्रा में होने वाला प्रवासन कम हो, जहां राजनीतिक और आर्थिक संकट है। और अमेरिका चाहता है कि पश्चिमी गोलार्ध में उसका प्रभाव मजबूत बना रहे। यह वह क्षेत्र है जिसमें उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन शामिल हैं। यह चीन, रूस और ईरान भी महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से मादुरो की सरकार इन तीनों देशों के काफी करीब रही है। वेनेजुएला ने चीन के साथ व्यापार किया, रूस से सैन्य उपकरण खरीदे और ईरान के साथ कुछ आर्थिक और ऊर्जा परियोजनाओं में भी सहयोग किया। वॉशिंगटन के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक गरीब देश नहीं है जिसे ड्रग्स की समस्या है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत करीब एक ऐसा देश भी है जिसके पास विशाल तेल भंडार हैं और जो अमेरिका के मुख्य विरोधियों के साथ मजबूत संबंध रखता है। इसलिए जब इन सबको मिलाकर देखा जाए तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि वेनेजुएला ट्रंप प्रशासन की रणनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इसमें ड्रग तस्करी, प्रवासन, तेल, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्र में चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव। कोई एक सरल कारण नहीं है जो सब कुछ समझा सके। और जबकि ट्रंप प्रशासन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रग तस्करी उनके फैसले के केंद्र में है, ये भी स्पष्ट है कि तेल और पश्चिमी गोलार्ध की दिशा पर नियंत्रण भी बड़े प्लान का हिस्सा था। अमेरिका की बड़ी रणनीति को बेहतर समझने के लिए एक पुरानी विदेशी नीति को याद करना जरूरी है, जिसे मोनरो सिद्धांत कहा जाता है। 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने कहा था कि यूरोपीय देशों को अब अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी कॉलोनियां या दखल नहीं बढ़ाना चाहिए। उस समय लैटिन अमेरिका के कई देश यूरोपीय शासन से हाल ही में आजाद हुए थे। सीधे शब्दों में कहें तो संदेश यह था, यूरोप के देशों को पश्चिमी गोलार्ध में दखल देने से बचना चाहिए। लेकिन 1823 में अमेरिका इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए शुरुआत में यह सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक चेतावनी थी। जैसे जैसे अमेरिका मजबूत होता गया, मोनरो सिद्धांत का उपयोग भी बदल गया। 1900 के शुरुआती वर्षों में इसका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बड़ा प्रभाव चाहता है। अगले कई दशकों तक
अमेरिका ने कई बार इस क्षेत्र के देशों में हस्तक्षेप किया। इसमें सैन्य अभियान, समर्थन और उन नेताओं पर दबाव डालना शामिल था जिन्हें वो अमेरिकी हितों के लिए खतरा मानता था। दूसरे ट्रंप प्रशासन के दौरान इस विचार पर फिर से जोर दिया गया। दिसंबर 2025 में जारी की गई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो पश्चिमी गोलार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। इस नए दृष्टिकोण को मोनोरो सिद्धांत का ट्रंप कोरोलरी कहा गया। विचार सीधा है। अमेरिका चाहता है कि वह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देशों का प्रमुख सुरक्षा और आर्थिक साझेदार बना रहे। दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन। वह ये भी चाहता है कि चीन और रूस जैसे बड़े प्रतिद्वंदी देशों को महत्वपूर्ण बंदरगाहों, ऊर्जा परियोजनाओं, सैन्य सुविधाओं पर अधिक नियंत्रण न मिले। टेलीकम्युनिकेशन और क्षेत्र की अन्य रणनीतिक संपत्तियों पर भी। यहीं पर वेनेजुएला का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत करीब है। इसके पास बहुत बड़े तेल भंडार हैं और कई वर्षों तक मादुरो की सरकार चीन और रूस के बहुत करीब रही है। इसलिए वॉशिंगटन के नजरिए से वेनेजुएला सिर्फ ड्रग्स या चुनावों की समस्या नहीं है। ये भी एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है कि पश्चिमी गोलार्ध में किसकी प्रभावशाली पकड़ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद मुनरो सिद्धांत कोई कानूनी अधिकार देता है और अमेरिका को दूसरे देशों में दखल देने का हक नहीं देता। ये एक विदेश नीति का सिद्धांत है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो सैन्य बल के इस्तेमाल की अपने आप इजाजत दे। और यही वजह है कि मादुरो की गिरफ्तारी विवादास्पद बन गई। कुछ वेनेजुएला के लोग खुश हुए जब वो सत्ता से हटे। दुनिया भर में रहने वाले लाखों वेनेजुएला के लोग बहुत पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन की वजह से देश छोड़ चुके हैं। लेकिन वेनेजुएला के अंदर भी मादुरो के समर्थक मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें वापस लाने की मांग को लेकर कई रैलियां हुईं। यह कहना मुश्किल है कि पूरे वेनेजुएला की जनता की राय एक जैसी है। एक ऐसे देश में जहां लंबे समय से राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्या है और सरकार की प्रतिशोध का डर है, वहां असली जनमत को ठीक ठीक मापना भी मुश्किल है। इस बीच मादुरो का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी है। उन पर संघीय आरोप लगे हैं, जिनमें नार्को आतंकवाद की साजिश और कोकीन आयात करने की साजिश शामिल है। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और दोषी न होने की दलील दी है। उनकी मुख्य दलीलों में से एक है उनकी गिरफ्तारी का तरीका। उनके वकीलों के अनुसार अमेरिका ने उन्हें वेनेजुएला के अंदर सैन्य बल का इस्तेमाल करके पकड़ते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। एक और बड़ा मुद्दा है राज्य प्रमुख की प्रतिरक्षा। मादुरो का कहना है कि जब उन्हें पकड़ा गया तब भी वे वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति थे। अगर कोर्ट इसे स्वीकार कर लेती है तो इससे इस सवाल पर असर पड़ सकता है कि क्या उन्हें हेड ऑफ स्टेट के रूप में सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन अमेरिकी सरकार मादुरो को उस ऑपरेशन के समय वैध राष्ट्रपति के रूप में नहीं मानती। इसलिए उनकी इम्यूनिटी का सवाल एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन जाएगा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जुलाई 2026 में एक फेडरल जज ने मादुरो और सेलिया फ्लोरेस के ट्रायल की तारीख 1 जून 2027 तय की है। मादुरो के मामले की अक्सर एक ऐतिहासिक मिसाल से तुलना की जाती है। दिसंबर 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत पनामा पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना इसके नेता मैनुएल नोरिएगा थे। नोरिएगा को भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना करना पड़ा था। आक्रमण के बाद वह पनामा सिटी में वेटिकन डिप्लोमेटिक मिशन में छुप गए। बाद में उन्होंने 3 जनवरी 1990 को आत्मसमर्पण कर दिया। नोरिएगा को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया और वहां की संघीय अदालत में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और सैन्य आक्रमण की वैधता को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। 1992 में नोरिएगा को ड्रग तस्करी और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया। ऐसे मामलों को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट केस है यूनाइटेड स्टेट्स बनाम अल्वारेज मचैन 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जबरन दूसरे देश से लाना अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को अपने आप खत्म नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुरंत कानूनी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हर सैन्य गिरफ्तारी जो दूसरे देश में होती है, ये दोनों बातें अलग अलग सवाल है। एक अमेरिकी अदालत कह सकती है कि वो एक आरोपी पर मुकदमा चला सकती है, जबकि अलग से ये बहस हो सकती है कि क्या सरकार ने उस व्यक्ति को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यही सबसे बड़े मुद्दों में से एक है मादुरो के मामले में। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई देशों और कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि क्या एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे संप्रभु राज्य की सीमा में घुसकर उसके नेता को
बिना उस देश या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के ले जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस ऑपरेशन का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्रग तस्करी और आत्मरक्षा था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है। अगर दूसरे शक्तिशाली देश भी यही कारण इस्तेमाल करें, तो उनके लिए गरीब और कमजोर देशों के नेताओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहराना और भी आसान हो सकता है। और यहीं से दिखता है कि यह मुद्दा ट्रंप और मादुरो से कहीं बड़ा है। मादुरो के जाने के बाद भी वेनेजुएला अपने आप स्थिर नहीं हुआ। डेल्सी रॉड्रिगेज कार्यवाहक नेता बनी, जबकि सरकार के कई पूर्व अधिकारी और सुरक्षा बल अपनी अपनी जगह पर बने रहे। इसी के साथ नई नेतृत्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और भी करीबी संबंध बनाना शुरू किया। वॉशिंगटन ने भी धीरे धीरे कुछ प्रतिबंधों में बदलाव किया और वेनेजुएला के तेल और गैस उद्योग में विदेशी निवेश के लिए और अधिक अवसर खोले। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा। संभव है कि एक अधिक खुला राजनीतिक सिस्टम और अधिक स्वतंत्र चुनाव हों। यह भी संभव है कि मादुरो के न होने पर भी पुराने सत्ता ढांचे का बड़ा हिस्सा बना रहे, और यह भी संभव है कि नई सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका पर और अधिक निर्भर हो जाए। इसलिए पूरी कहानी को सिर्फ एक कारण में समेटना मुश्किल है। सिर्फ ड्रग्स ही वजह नहीं है, ये कहना भी पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ तेल ही वजह है। इसमें माइग्रेशन, सुरक्षा, ड्रग तस्करी, तेल, राजनीतिक स्थिरता जैसी कई बड़ी बातें शामिल हैं। और पश्चिमी गोलार्ध में प्रभाव के लिए अमेरिका की चीन और रूस के साथ प्रतिस्पर्धा भी इसमें शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ट्रंप प्रशासन की खुद की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इसका साफ साफ उद्देश्य है कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्षेत्र में मुख्य आर्थिक और सुरक्षा साझेदार बनाया जाए और प्रतिद्वंदी देशों को महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण पाने से रोका जाए। इसलिए निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक राजनीतिक करियर का अंत नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है कि वह अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए किस हद तक कर सकता है। वहीं वेनेजुएला के लिए आगे क्या होता है, ये वेनेजुएला के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदलाव का असली पैमाना सिर्फ यही नहीं है कि राष्ट्रपति भवन में कौन है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या सच में स्वतंत्र चुनाव होंगे, क्या अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, ज्यादा सुरक्षित जीवन और ऐसी सरकार होगी जो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। क्योंकि भले ही मादुरो को पकड़ लिया गया हो, वेनेजुएला से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। देश के भविष्य का असली फैसला कौन करेगा? खुद वेनेजुएला के लोग या वे ताकतवर देश जिनके अपने हित यहां जुड़े हैं?